हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम आकाश सिंह यादव है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। देखो, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से ये बोला कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं आप वो लगवाइए, तो आज मैंने वही स्टार्ट किया है। मैं फाइनेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ और पेपर 1 में भी मैं इस सीरीज़ लेके आऊँगा बहुत जल्दी। तो फाइनेंस के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको 5 क्वेश्चंस आज बताऊँगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनके जो कंसेप्ट हैं वो आपको बताऊंगा। मेन चीज़ कंसेप्ट वाली होती है। आप एमसीक्यू तो करते रहते हैं घर पे, लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं पता होता सारी चीज़ों का। तो आपका आज कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है। तो आप ये फोकस करो कि अच्छे से देखो, कंसेप्ट समझो, क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में भी रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं उन्हीं कंसेप्ट से, क्योंकि टॉपिक तो अलग जाएगा नहीं, टॉपिक तो वही होगा। स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। जो देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू। जो ऑप्शंस हैं, वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, द कॉस्ट फॉरगोन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो आप कोशिश ये करो, पहले क्वेश्चंस को वीडियो को पुश करो, पुश करने के बाद अपना आंसर खुद निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो हम ऐसे आंसर नहीं देंगे, हम पहले पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है, कैसे पर्टिकुलर आंसर होगा। तो ठीक है, कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द चेंज इन द वैल्यूम ऑफ एक्टिविटी इन शॉर्ट रन, ठीक है। दीज आर कॉस्ट आल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें रेंट हो जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन 0 हो या लेवल ऑफ प्रोडक्शन 100 हो, 100 यूनिट बनाइए, 200 यूनिट बनाइए, वो कॉस्ट हमेशा आपको आएगी, ठीक है। ये हमेशा आपको समझना है कि फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे मान के चलो रेंट हो गया, आपको रेंट देना ही है, आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन करो या ना करो, वो रेंट लेगा आपसे, ठीक है। रेंट तो आपको देना ही देना है। डेप्रिसिएशन हो गया, फिक्स एसेट आप यूज करो या ना करो, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन देना ही देना है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती प्रोडक्शन में, इसलिए इसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। और इसको फर्दर दो टाइप की कॉस्टिंग में अलग अलग डिवाइड किया गया है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। वो मैं आपको आगे कभी क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा अच्छे से। आज हम इतना ही देखते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट होगी कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा सेम रहेगी शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में ये चेंज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग भी MBA या जो अभी BBA वगैरह जो भी कर रहे हो, तो उसमें ये चीज़ जरूर लिखना कि शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में तो फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सेकेंड बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। देखो, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच टेंड्स टू डायरेक्टली वेरी विद द वैल्यूम ऑफ एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो देखो, वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है कि जब आप प्रोडक्शन करोगे वैसे वैसे ये इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप 0 प्रोडक्शन करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी। अगर आप 1 यूनिट प्रोडक्शन करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कुछ होगी। फिर आप उससे ज़्यादा बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे प्रोडक्शन, वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती रहेगी। जैसे आप मान के चलो कि आप अगर 10 यूनिट बना रहे हो तो आपको 1 लेबर की ज़रूरत पड़ रही है। फिर आपको अगर 20 यूनिट बनानी है तो आपको 2 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे वैसे मतलब इसमें सारी वो कॉस्ट आएंगी जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी। जैसे डायरेक्ट वेजेस हो गए आपके लेबर के, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट बनाने में पर्टिकुलर उसको आ रहा है तो, ठीक है। तो ये कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट इनकर्ड इन सेलेक्टिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, आपको क्या करना है कि आपको कंसेप्ट समझना है, क्योंकि नेट में क्वेश्चंस आपको बहुत ही घुमा के पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप जितना हो सके एग्जाम्पल से पढ़ाई करो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है कि आप FD में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो। तो शेयर्स में आप मान के चलो आपने ये चूज़ किया कि आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल बाद आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 1000 मिल रहा है, ठीक है। फिर आप ये देखोगे, आप जनरली ये हम लोगों की टेंडेंसी है, हम लोग देखते हैं अगर हमने FD में इन्वेस्ट किया होता तो हमें कितना मिलता। तो हम जब ये देखेंगे कि FD में इन्वेस्ट करते, जो दूसरा अल्टरनेटिव हमने छोड़ा है उसकी जो कॉस्ट होगी
उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, बस इतना सा है। जैसे आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक को चुन रहे हो, अगर दूसरे को नहीं चुन रहे हो तो उसके जो छोड़ने की कॉस्ट होगी उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। चलो अब हम देखते हैं पर्टिकुलर कौन सा आंसर इसका सही हो। तो वेरिएबल कॉस्ट तो हो नहीं सकती अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसा कि हमने देखा है। शॉर्ट रन कॉस्ट नहीं हो सकती है। कॉस्ट रिलेटेड टू एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये भी नहीं हो सकती। तो फिर बचा अपने पास एक ऑप्शन, द कॉस्ट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट। मतलब कि जैसे दो दो ऑप्शंस थे दो ऑप्शंस थे प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन आपने एक को चुन लिया और एक को नहीं चुना। जिसको नहीं चुना उसी की जो कॉस्ट होगी उसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। यही देखो इस ऑप्शन में दिया है, जो ऑप्शन सी है। इसी तरीके से क्वेश्चन घुमाते हैं। इसमें एफडी हो सकता था, शेयर्स हो सकता था, और भी सारी चीज़ें हो सकती। तो आप ये समझो कि कंसेप्ट आपका सेम होगा, टॉपिक आपका सेम होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस घुमा लेते हैं वो, इसी से आप लोग फंस जाते हो। बस इतना कोशिश करो, आपकी फंसो मत उस पर। दूसरा क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू। ऑप्शन ए जो है आपका मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऑप्शन बी जो है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। एंड द थर्ड ऑप्शन जो है आपका मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड जो आपका लास्ट ऑप्शन है ऑल दी अबव। तो आप पहले ये कोशिश करो कि आंसर खुद दो, फिर इसके बाद देखो। तो चलो हम आंसर देने से पहले कि समझते हैं कि जो गोल्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, मेन गोल्स कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो दो गोल होते हैं, पहला गोल जो होता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, और दूसरा गोल जो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। तो देखो इन दोनों में हम जो डिफरेंस होगा पहले वो डिफरेंस देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बेटर होगा कि हम लोग उसका आंसर कर सकते हैं उस क्वेश्चन का। तो पहला जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। द प्रोसेस थ्रू विच द कंपनी इज कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी इज नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑन द अदर हैंड, द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक इन द मार्केट इज नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था ये थोड़ा ओल्ड कंसेप्ट था, और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये नया कंसेप्ट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में बहुत फोकस होता था, लेकिन जो अब की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकस करते थे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या फोकस होता था कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए बस। वो ये मतलब नहीं होता था कि आप लीगल तरीका यूज कर रहे हैं, कुछ अनइथिकल प्रैक्टिस भी आप यूज कर सकते हैं जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग रन में वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगी। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था, और इसको वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं, इसको वैल्यू मैक्सिमाइजेशन आप इसलिए बोलते हो कि जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू होती है उसको मैक्सिमाइज करने की बात होती है। और जो कि शेयर होल्डर आपके होंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि वैल्यू बोल रहे हैं शेयर्स की, तो जो वैल्यू होती है इक्विटी शेयर्स की उसी की मैक्सिमाइज होती है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स के लिए आप कोई वैल्यू मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए आप कोई वैल्यू मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको तो आपको फिक्स डिविडेंड देना ही है। लेकिन जो एक्चुअल आपका इक्विटी शेयर होल्डर होता है, जो ऑनर होता है कंपनी का, वो ये चाहता है कि जो शेयर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो कंटिन्यूअस स्टॉक मार्केट में। ठीक है, और इसके अलावा जो डिविडेंड है वो भी उसको ज़्यादा मिले। ठीक है, तो समझे आप पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एंड जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो आपका लॉन्ग टर्म फोकस पे होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपको शॉर्ट रन में प्रॉफिट चाहिए, बस आपको प्रॉफिट किसी तरीके चाहिए। ठीक है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो फोकस होता है लॉन्ग रन में होता है। कोई अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं यूज करनी है, सारी इथिकल चीज़ें हों। मान लो अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है, आप अनइथिकल प्रैक्टिस यूज करके उसको बेच दोगे, एक टाइम तो कस्टमर आपसे ले लेगा, लेकिन फिर आपके कस्टमर का रिटेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तीसरा फैक्टर जो मेन डिफरेंस होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसको कंसीडर करता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल फंक्शन है। ट्रेडिशनल फंक्शन में रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, तो इसलिए ये इग्नोर करता है। अगला जो डिफरेंस है, चौथा नंबर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अवॉइड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिकॉग्नाइजेस। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होता है, इसकी दो टाइप्स की टेक्निक होती हैं, डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चंस में, लेकिन अगर सिंपल से आप इतना समझो कि जो 1 रुपए की वैल्यू आज है, उस 1 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा बंदा ये सोचेगा
कि अगर उसको अभी मिल जाए पैसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 1000 रुपये आपको हम अभी देंगे और यही बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन है कि 1000 रुपये, सेम 1000 रुपये आप 1 साल बाद हमसे ले लेना, तो आप हमेशा ये बोलोगे कि अभी दे दो। तो यही जो कंसेप्ट था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी था। इसको परचेजिंग पावर भी बोलते हैं, कि जो वैल्यू की परचेजिंग पावर है वो जैसे जैसे फ्यूचर में घटती रहती है, ये चीज़ है। अगर फ्यूचर की बात करें, 1 साल बाद 1 रुपये की परचेजिंग पावर कम होगी, अभी जो परचेजिंग पावर 1 रुपये की है वो ज़्यादा है। ऑप्शंस की बात करना है, इस क्वेश्चंस में काफ़ी सारे लोगों ने डी ऑप्शन को ही चुना होगा, मुझे भरोसा है, लेकिन इसका डी आंसर ठीक नहीं है। इसका जो आंसर ठीक है वो सी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो मेन गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है। और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो रिलेटेड है वो इक्विटी शेयर होल्डर से है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, सी ऑप्शन ठीक है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज डिटरमाइंड वेयर। देखो, ऑप्शन ए जो है द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी जो है द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज निगेटिव, ऑप्शन सी जो है द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो, एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगला आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप समझने की कोशिश करना, मैं बोलूँगा तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। ये जो मैं चार्ट दूंगा उससे आपको मैं ये लिख के दे सकता हूँ, ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा उससे एक क्वेश्चन ना आया हो। हर बार उससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो आप इस चार्ट को अच्छी तरीके फोकस करो, या मैं जो चीज़ बोलूँ उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपकी, वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, जो उसमें 3 मेन डिसीजन होते हैं। पहला डिसीजन आपका होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा डिसीजन होगा फाइनेंशिंग डिसीजन, तीसरा डिसीजन होगा डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। सारे में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप ये देखते हो कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको चूज़ करते हो। तो इसमें 2 चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन एंड कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन जो होते हैं ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए फोकस होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में आपका किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। और जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब आपने ये जान लिया कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ठीक है। जैसे आपके पास 2 ऑप्शन थे, एक में आपको चाहिए था 50,000 रुपये, दूसरे में चाहिए था आपको 60,000 रुपये। आपने फाइंड कर लिया कि 50,000 वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, उसमें अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आपको ये पता चल गया कि आपको 50,000 रुपये चाहिए। फिर दूसरे डिसीजन की नीड आती है, फाइनेंसिंग डिसीजन की। अब आपको ये पता है कि 50,000 रुपये चाहिए। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग ये देखते हैं कि पैसे का अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और भी सारी चीज़ें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लीवरेज इंक्लूड होता है, ठीक है। अब आपने दूसरों से पैसा ले लिया, मतलब फाइनेंशियल डिसीजन में आपको ये डिसाइड करना होता है कितना खुद का पैसा लगाना है और कितना बाहर का पैसा लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप बाहर का पैसा लगाओगे, इक्विटी शेयर होल्डर होगा, तो आप उसको डिविडेंड दोगे। तो लास्ट डिसीजन जो होता है वो आपका डिविडेंड डिसीजन होता है। तो इसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी और रिटेन्ड अर्निंग क्या होगी। रिटेन्ड अर्निंग मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट होता है कंपनी वापस रख लेती है अपने पास, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की। देखो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं आपको स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। आप ये समझ लोगे कि ठीक है ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो, मैं बोल दूंगा आपको, मैं अगर डायरेक्ट आंसर बता देता। लेकिन अगर ये कंसेप्ट आप सुनोगे अच्छी तरीके, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन और भी अच्छी तरीके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का यूज किस लिए होता है। देखो, होता क्या है, कंपनी के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकती है। जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग का जो यूज होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इवोल्यूशन के लिए होता है, वहाँ पे हम कैपिटल बस्टिंग का यूज करते हैं। मतलब कि हमें कहाँ किस लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदना है और किस लॉन्ग टर्म एसेट को नहीं खरीदना है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट हैं, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उन अल्टरनेटिव्स में जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको चुनने के लिए कैपिटल बस्टिंग का यूज होता है, ठीक है। ये एक टेक्निक है और इसमें 2 टाइप्स की टेक्निक होती थी।
पहली जो टेक्निक होती थी नॉन डिस्काउंटिंग, जिसे ट्रेडिशनल टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इंक्लूड होता था पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड, ARR, ठीक है। दूसरी जो टेक्निक होती है डिस्काउंटिंग टेक्निक, जिन्हें हम लोग मॉडर्न टेक्निक भी बोलते हैं, जो इस समय यूज होती हैं, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR एंड PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की। देखो जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक थी, इसमें कुछ डिसएडवांटेज थे। पहला डिसएडवांटेज ये था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता था ये, कोई रिस्क फैक्टर को कंसीडर नहीं करता था, कोई अनसर्टेनिटी फैक्टर को कंसीडर नहीं करता था। इसलिए हमें जरूरत पड़ी डिस्काउंटिंग टेक्निक की, ठीक है, जो कि हमारी मॉडर्न टेक्निक कहलाई। तो देखो आप इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कभी बाद में, लेकिन आप इसके जो फॉर्मूले हैं वो देख सकते हो। जितने का काम है आज हम उतना डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो देखो NPV क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है कि इसमें आप जो NPV इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो। मतलब इसका इतना है कि आपको जो फ्यूचर में कैश इनफ्लोज होने वाले हैं पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड करते हो, ठीक है। फिर आप उसको माइनस करते हो जो कैश आउटफ्लो, जो आप कैश दे रहे हो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो आता है वो आपका NPV होता है। तो इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। अगर NPV पॉजिटिव होता है या मोर देन 0 होता है तो आप एक्सेप्ट करते हो, लेस देन 0 होता है तो रिजेक्ट करते हो, 0 में आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं IRR की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इसको टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, और डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, ट्रायल और एरर मेथड भी बोलते हैं। देखो IRR का सिंपल सा एक ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि IRR क्या होता है। तो IRR की एक सिंपल सी डिफिनेशन है, आ रेट एट विच NPV इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा NPV 0 हो जाता है वो IRR का रेट होता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 क्राइटेरिया हैं, जब R K से ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, R जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा तो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। हमें इन्हीं 2 की ज़रूरत थी। तो अब हम अपना आंसर फाइंड करते हैं। तो देखो हमने जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है IRR कब निकलता है, तो IRR हमारा कब निकलता है जब NPV हमारा 0 होता है, द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 0। तो ऑप्शन C इसका सही हो गया। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है द टैक्स सील्ड वुड रिजल्ट इन और एडवांटेज ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन EPS अर्निंग पर शेयर, एंड तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन EPS, एंड चौथा ऑप्शन है डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज़। तो आपके ये जो ऑप्शन है, मतलब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, अगर जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इसमें इतना बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर होता है लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी का, ठीक है। मतलब जितने भी आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज होंगे सब कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होंगे। इसमें आपका डेट एंड इक्विटी भी हो सकता है, डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, या तो आपका ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में उधार का पैसा है तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है टैक्स में, ठीक है। तो अब हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको बताते हैं। तो देखो सबसे पहले एक 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहले ऑप्शन में हम सिर्फ इक्विटी का यूज़ करेंगे, मतलब शेयर होल्डर्स की खुद की जो होगी इक्विटी शेयर होल्डर का यूज़ करेंगे, ठीक है, फंडिंग के लिए। दूसरे ऑप्शन में हम इक्विटी और डेट का रेशियो यूज़ करेंगे, मतलब इक्विटी का भी यूज होगा और डेट का भी यूज। हमें 2000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, ये मान लो। तो पहले ऑप्शन में हमने क्या किया, पूरा पैसा इक्विटी से ले लिया 2000, ठीक है, जो पहला ऑप्शन है आपका। दूसरे ऑप्शन में हमने क्या किया, 1000 रुपये जो है इक्विटी से लिया, 1000 जो हमने बाहर का उधार लिया, डेट लिया। तो देखो इक्विटी में क्या है कि 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। उस हिसाब से तुम्हारे पहले वाले ऑप्शन में आप 200 शेयर इशू करोगे, दूसरे वाले ऑप्शन में आप 100 शेयर इशू करोगे, ठीक है। फिर जो डेट है, डेट में जो इंटरेस्ट रेट है 12% है, तो इक्विटी में तो कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज ही नहीं होगा। जब हम डेट लेंगे तो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग EBIT। देखो 2 प्लान है जिनका EBIT सेम है, 1000 रुपये, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो सेम है। फिर हम उसमें इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट को हटाते हैं। तो इंटरेस्ट जो है पहले वाले ऑप्शन में आपने कोई उधार का पैसा नहीं लिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना है आपको। दूसरे वाले ऑप्शन में आपने क्या किया है, 12% से आपने उधार लिया है 1000 रुपये,
तो आप 12% निकाल दोगे 1000 का तो आपको 120 मिल जाएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा आपका, पहले वाले ऑप्शन में तो 1000 आ जाएगा एंड दूसरे वाले ऑप्शन में जो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 880 रुपये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो टैक्स रेट है वो 50% है, आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% निकालोगे तो 500 आ गया इसका, और इसका आपका 440 आ गया। फिर जो आपका आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 500 और यहाँ पे आपके आ गया 440। जैसा कि हमें पता था यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जो हमारे हैं 200 हैं पहले वाले ऑप्शन में, क्योंकि हमने 2000 रुपये का पूरा शेयर्स इशू कर रखा है और 10 रुपये का एक शेयर था, तो 200 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है कि आपने 1000 रुपये के शेयर्स, मतलब 1000 के आपको ज़रूरत थी, जिस 10 रुपये का ईच था, तो आपको 100 शेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी सेल करने की, ठीक है। तो फिर अब हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। तो अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो जब हम 500 को डिवाइड करेंगे 200 से तो हमारा जो आंसर आएगा 2.5 आएगा, ठीक है। जब हम 440 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 4.4 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, पहला जो ऑप्शन था कि इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हुई जब आपने डेट यूज किया। तो देखते हैं, पहले हमें टैक्स देना था 500 रुपये, फिर हम टैक्स दे रहे हैं 440, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हुई है, इंक्रीज नहीं हुई है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन ईपीएस, आपने डेट यूज किया तो ईपीएस इंक्रीज हुआ है। देखो पहले ऑप्शन में आपका ईपीएस है 2.5, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आपका ईपीएस है 4.4, हाँ आपका ईपीएस इंक्रीज हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तीसरा डिक्रीज इन ईपीएस तो अपने आप गलत हो गया। चौथा जो ऑप्शन है डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, ऐसा हुआ है कि डेट यूज करने से, देखते हैं। अगर हमने पहले डेट नहीं यूज किया था तब हमारी थी टैक्स लायबिलिटी 500, ठीक है। फिर इसके बाद हमने डेट यूज किया है तो हमारी टैक्स लायबिलिटी हो गई 440, हमारी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। तो मतलब यहाँ से हमारा जो आंसर हो गया पहला वाला, दूसरा वाला एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ सही है, तो हमारा ऑप्शन हुआ ए, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, काफ़ी सारे लोगों को आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड ऑफ इशू ऑफ स्टॉक्स। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वेंडर प्लेसिंग, दूसरा ऑप्शन है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्ट्स, तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यार देखो ज़्यादातर लोगों को पता है जब शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक इशू ही होता है, ठीक है। पब्लिक इशू में भी 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपका आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दूसरा ऑप्शन आपका होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई कंपनी नई है, पहली बार शेयर्स इशू कर रही है तो आईपीओ का यूज करेगी। अगर एक कंपनी शेयर्स इशू कर चुकी है फिर अगर दूसरी बार इशू कर रही है, बार बार इशू कर रही है थोड़े दिनों बाद, तो एफपीओ यूज होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो आप अपना स्कोर लिखिए, आपने 5 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन ठीक करे, ठीक है। और मैं फर्स्ट पेपर में भी ये सीरीज़ बहुत जल्दी लेके आऊँगा एंड फाइनेंस मैंने स्टार्ट की है, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को भी लाऊंगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड इसके अलावा प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड थैंक यू।